नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस के नेताओं का लगातार प्रदेश में दौरा और सभाओं का दौर जारी है। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे के बाद भ्रष्टाचार पर मोदी की गेंद पर खेलने का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है। तो वहीं बीजेपी की कांग्रेस पर लगातार भ्रष्टाचार के तीर तलवार भी तेज हो रहे हैं। एक तरफ तो भ्रष्टाचार पर सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम की जेल भभकी। साथ ही दोनों ही पार्टियों की सेना में सिपाही बन। एक तरफ तो कांकेर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने डेरा डाल दिया, तो वहीं बीजेपी से जीत पक्की करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अब देखना यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ की जनता इस बार किसके पाले में जाती है और किसके लिए जीत का बटन दबाती है। आज इसी पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस ने ये मांग क्यों नहीं मानी? इसके पीछे कांग्रेस के कट, कमीशन और करप्शन की बोलबाला थी, सोच पड़ी थी। लंबे समय तक कांग्रेस की नीति रही है, अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है, और इसलिए वो आने से डरते हैं, भाग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से लगातार ईडी आईटी के छापे घोटालों को लेकर पड़ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस सरकार में घोटालों को लेकर जनता जनार्दन तक इसे पहुंचाकर कांग्रेस सरकार को डैमेज करने की कोशिशों में जुटी है। बीजेपी के लिए इस बार के चुनाव में कांग्रेस सरकार पर वार करने के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए भाजपा नए नए तरीकों के जरिए कांग्रेस पर वार कर रही है। बकायदा सोशल मीडिया के जरिए सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तो अपने जबलपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में हुई जनसभा में घोटालेबाज नेताओं को जेल में ठूसने की बात तक कह दी। बकायदा पीएम हर मंच पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के सियासी गीत गुनगुना रहे हैं। तो बीजेपी के दिग्गज भी भूपेश बघेल सरकार पर वार कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहला काम यहां से बाहर निकलने के बाद अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं तो भूपे का लिंक शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये जो वीडियो बने हैं ये पोल खोल की है कांग्रेस की सरकार की जो भ्रष्टाचार से भरी हुई, और वो सरकार जिसके मुखिया कौन? भूपे। मुखिया कौन? भूपे। एक मैंने दिल्ली में कहा था, जब मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल, तब मैंने कहा था ऐसा खाने वाले मनीष सिसोदिया। वैसे ही आज छत्तीसगढ़ के अब पीएम के बयानों से गर्म हुई सियासत की तपिश सीधा सीएम भूपेश को महसूस हो रही है। तभी तो वो खुद सियासी वार का जवाब देने के लिए रण में कूदे हैं। आरोप ये कि प्रजातंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में सभी विपक्षियों को जेल में ठूसने की बात सीधे सीधे तानाशाही का सबूत है। सुनिए क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। लगातार चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे में सारे विपक्षियों को ख़त्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। तो ये तो सीधा सीधा ये देश तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देश प्रजातांत्रिक देश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है, और मैं समझता हूँ कि अति का भी अंत होता है। बहरहाल जनता को साधने के लिए चुनाव में हर राजनीतिक पार्टियां अपने आप को पाक साफ साबित करती हैं, लेकिन ये जनता जनार्दन है, अपना फैसला बटन दबाकर देती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किस पर बटन दबाकर
अपना फैसला सुनाती है। विकास यादव, रायपुर, इंडिया वॉइस। तो जिस तरह से रिपोर्ट आपने देखी, एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ ही साथ अनुराग ठाकुर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ केंद्र सरकार पर लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि विपक्षियों को खत्म कर देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। रूपेश दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। इसके अलावा येतराम साहू, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, अनुभवी चेहरे, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले येतराम जी, पहला सवाल आपसे ही कि प्रधानमंत्री जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप पर सीधा आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगा रहे हैं कि सारे विपक्षियों को उठाकर जब आप जेल में डाल दीजिएगा तो फिर किस तरह का विपक्ष और फिर किस तरह की सरकार? देखिए प्रियंका जी, किसी भी देश या प्रदेश में उसके विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है, और जब तक वो भ्रष्टाचार होगा तब तक वह उस देश का विकास नहीं होगा। और इसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटलीकरण करने के माध्यम से इस देश के जो भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम करने का कार्य किया है। और क्या IFM अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक रिपोर्ट में बताता है कि नरेंद्र मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल विगत 47 साल के कार्यकालों की अपेक्षा बहुत ही साफ सुथरी और स्पष्ट है, जहाँ पे डिजिटलीकरण होने के कारण भ्रष्टाचार बहुत कम दिखा है। और एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ वो 15 पैसा जाता है। तो भ्रष्टाचार ऐसे होता था और प्रधानमंत्री जी ने उसी भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम करने का काम किया है। जैसा कि आप अभी छत्तीसगढ़ सरकार में देखेंगे, जो अभी PSC का जो घोटाला हुआ, PSC में जो मामला न्यायालय में चल रहा है, जो व्यापम की जो परीक्षा हुई, परीक्षा व्यापम देता है, परिणाम PSQ देता है और 99 लोग बगैर परीक्षा दिए पास हो जाते हैं। और कोल घोटाला, शराब घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, गोठान घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटाले के आरोप सरकार पर लगे हैं और कई नेता और कई IAS अंदर है। तो ये जब घोटाले हो रहे हैं तो दिख रहा है। रुपेश जी, घोटालों के नाम तो आपने सुने होंगे, घोटालों के नाम गिना रहे हैं और प्रधानमंत्री भी मंच से भ्रष्टाचार की बात करते नजर आते हैं। प्रियंका जी, भारतीय राजनीति में सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जिन गरीबों के लिए, आम जनता के लिए योजनाओं का जो सूत्रपात किया, योजनाओं का प्रारंभ किया है, उन योजनाओं को भाजपाई भ्रष्टाचार की श्रेणी में लाते हैं। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय किया गया, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ देश के युवाओं के साथ बेरोजगारी दर हटा देंगे करके अन्याय किया गया, पूरे देश के किसानों के साथ अन्याय किया गया। और जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है, सिर्फ और सिर्फ तुगलकी फरमान जारी करने का काम और आतंकी प्रशासनिक दृष्टिकोण से संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग करने का काम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि वो योजनाएं आपके राज्य तक पहुंचाना चाहते हैं, आप ही बीच में रोड़ा देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो या कई परियोजनाओं का वो जिक्र कर चुके हैं। वो कहते हैं कि सरकार के मंत्री इन योजनाओं में आना ही नहीं चाहते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रियंका जी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की अभी आगमन लगातार चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा छिन्न भिन्न है, भाजपा में नेतृत्व का संकट है, इसलिए केंद्रीय नेताओं के भरोसे हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी आए, जिस प्रकार से कोल परिवहन के लिए यात्री ट्रेनों को बाधित करके अपने पूंजीपति मित्रों को 6,400 रुपए की परियोजना सौगात दिए हैं, कोल परिवहन के लिए रेल परियोजनाएं हैं, और उसको जनता को देने की बात की जाती है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। छत्तीसगढ़ के ट्रेनों को रोका जा रहा है, बाधित किया जा रहा है, और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भाजपा कर रही है, उसमें ED और IT प्रमुख संस्था है, और उसमें जितने भी कार्रवाइयां हुई हैं, उसमें 95% कार्रवाइयां सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुआ है। और जिन नेताओं पे कार्रवाई होती है, यदि वो भाजपा प्रवेश कर लेते हैं तो आश्चर्यजनक ढंग से उनके विरुद्ध में जो कार्रवाइयां हैं उसको समाप्त कर दी जाती हैं।
ठीक यदि है। भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार की शिकायत ठीक है, होनी चाहिए। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। आज हम छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ तो प्रधानमंत्री निशाना साधते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये ईडी और तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को ही खत्म करने की साजिश केंद्र सरकार के द्वारा रची जा रही है। क्या कहना है इस पर आपका? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ में खास तौर पर भाजपा बहुत अभी पिछले महीने 1.5 महीने से बहुत ज्यादा हमलावर हुई है। और ईडी का जो है मामला, ईडी का एक्चुअली देखिए बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार को लेकर प्रभाव ईडी के बजाय मैं समझता हूँ कि जो पीएससी घोटाला भी उजागर हुआ है, पीएससी में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, वो यूथ वर्ग को खास तौर पर प्रभावित करेगा। और यूथ वर्ग मेहनत करके सालों साल तैयारी करता है और उसका जो बाद में परिणाम आता है जिसमें उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उसके बहुत सारे सबूत जो है सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का तो साफ कहना है कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, काम चाहे कोई एजेंसी करे। नहीं, पीएससी का तो इनके हाथ में है। पीएससी तो मतलब एक बार ईडी का अपन समझ सकते हैं। रुपेश जी जवाब दीजिएगा भाई, जो आपके अंडर है उसमें भी घोटाला निकलकर सामने आ रहा है, तो फिर आप भ्रष्टाचार को कैसे नकारेंगे? कपोल कल्पित कल्पनाओं पे भाजपा छत्तीसगढ़ में अपनी असफल राजनीति को बचाने का प्रयास कर रही है। और जिस प्रकार से पीएससी के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और उसके बाद भाजपा का कोई शीर्ष नेता जो पीएससी की बातें करते हैं वो ना जाकर के नंदकी राम कंवर जी के माध्यम से पीआईए लगाया जाता है। ये भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो मामला न्यायालय में लंबित है, जो मामला न्यायालय के संज्ञान में है, न्यायालय में सुनवाई चल रही है, उन मामलों में किसी भी राजनीतिक दल को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का कहना, प्रधानमंत्री जी का यह कहना कि पीएससी मामले की जांच कराएंगे दोषियों पे, अरे भाई मामला तो न्यायालय में है, न्यायालय के माध्यम से जांच होगी, जो दोषी होंगे उस पर न्यायालय स्वयं कार्रवाई करेगी। क्या आप न्यायालय से बड़े हो गए हैं? लेकिन जिस प्रकार से भाजपा स्वयं 2003 के पीएससी में भाजपा का 15 वर्षीय कार्यकाल, भाजपा का 15 वर्षीय कुशासित छत्तीसगढ़ में कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस प्रकार से नान घोटाले हुए, जिस प्रकार से विधि आरोपी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के भदौरा ग्रांट जमीन घोटाला, अरे हम तो जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा के असफल राजनीतिक छत्रों में, ठीक है रुपेश जी, ठीक है, आपके ऊपर आरोप लगाने के लिए तो न्यायालय में मामला लंबित है, उन्हें नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगा सकते। लेकिन आप जब ईडी की बात करते हैं, तमाम एजेंसियों की बात करते हैं, कभी ईवीएम की बात करते हैं, उसके लिए आपको किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। येतराम जी जवाब दीजिएगा। जी प्रियंका जी, इनके तो सारे मामले कोर्ट में है। अभी शिक्षक पदोन्नति की जब बात हुई तो शिक्षक पदोन्नति में हजारों शिक्षकों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। पहले उनको आदेश जारी किया, फिर अंदर से उनको संशोधन किया गया और संशोधन करके फिर उनको न्यायालय में ले जाके सारे संशोधन को रद्द किया गया। लंबा चौड़ा इसमें भ्रष्टाचार हुआ। उस भ्रष्टाचार को ये कोर्ट में ले जाएंगे। जब अभी व्यापम वाली बात हुई, 99 अभ्यर्थी को बगैर परीक्षा पास के वो कोर्ट में चला जाएगा। सारे मामले जब कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में ही न्याय होगा। तो गलत किए तभी तो मामला कोर्ट में जाएगा, अगर गलत नहीं किए तो मामला कोर्ट में कैसे जाएगा? तो सारे मामले इसके धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। कोई भी मामला इनका पाक साफ नहीं है। सभी जगह इन्होंने भ्रष्टाचार और घोटाला किया। और अभी बात कर रहे थे रुपेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी में घोटाला 5 साल क्यों राम नाम भजन कर रहे थे भाई? हम लोग को अंदर करा देते, हमारे ऊपर आरोप वो करा देते। अपना काउंटर करने के लिए भाजपा के ऊपर आरोप मर देते हैं रुपेश जी। अपनी गलती को सुधारने के बजाय भाजपा के ऊपर आरोप लगाने से, ईडी के नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जो किए हैं रुपेश जी जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। यदि कोई घोटाला ही नहीं है तो मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा? देखिए प्रियंका जी, यदि भाजपा का कोई भी नेता बता दे कि किस मामले में शिकायत की है, उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा के लोग स्वयं शिकायत नहीं करते हैं। और रही बात कांग्रेस दबाव की राजनीति नहीं करती। वो तो सीधे सीधे व्यापम को लेकर सवाल पूछ रहे हैं आपसे। वो पूछ रहे हैं आपसे सवाल कि यदि कोई मामला नहीं है तो कोर्ट में कैसे, उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, भाजपा के साथ भाजपा जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, भाजपा जो अनियमितता के मामले उठाते हैं, इनके साथ एक भी शिकायत करता नहीं होते।
ये सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पित कल्पनाएं होती हैं। और यदि मामला न्यायालय में है अरे तो वो न्यायालय सीधे में जाने पूछ के रहे बाद- हैं कि 99 जो आपके परीक्षार्थी थे उनको लेकर वो जो सवाल कर रहे हैं उसका सीधा जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? कपोल बिल्कुल मैं सीधा, प्रियंका जी मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। यदि 99 परीक्षार्थी ने परीक्षा नहीं दिए हैं तो उन 99 परीक्षार्थियों के नामों के साथ शिकायत हुई है या जो कोई शिकायत करता होगा, और चूंकि मामला यदि न्यायालय में रहता है तो उसके संबंध में टीका टिप्पणी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। और यदि जो अधिकार किसी को फैसला सुनाने का नहीं है, चर्चा तो की जा सकती है। निश्चित रूप से तथ्यात्मक जो शिकायत हुई है, तथ्यात्मक रूप से मामला संज्ञान में लिया गया होगा इसके संबंध में, और जो शिकायत करता है और जो तथ्यात्मक बातें आएंगी उस पे जो दोषी होंगे ये सीधे छत्तीसगढ़ सरकार में कोई शिकायत नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है वो न्यायालय में गए हैं तो न्यायालय का जो अंतिम निर्णय होगा वो छत्तीसगढ़ सरकार ही नहीं सभी पे वो बंधनकारी होगा, और उसके अंतर्गत जो भी दोषी होंगे यदि न्यायालय उन पर दोष सिद्ध करती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी सरकार है जो किसी भी व्यक्ति ये त्राम जी रुपेश जी का कहना है कि कोई घोटाला ही नहीं है, किसी ने याचिका दायर कर दी इसलिए कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। प्रियंका जी, जब आग लगेगी तभी धुआं उठता है, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो पर्चे जो सोशल मीडिया है जिसमें भाजपा के लोग फर्जीवाड़ा में किसी को 10 नंबर दिया जाता है। जो पर्चे सोशल मीडिया पे सार्वजनिक हो रहे हैं उससे स्पष्ट आम आदमी भी इसमें कयास लगा सकता है कि ये क्या स्थिति है, और जहां पे भ्रष्टाचार हुआ है तभी तो मामले अदालत तक और कोर्ट तक गए हैं। कांग्रेस सरकार के किसी भी मामले पास साफ नहीं है, हर मामले में ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। इसीलिए आज पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, और बहुत जल्दी अभी 2023 के चुनाव आने वाला है। नेता कांग्रेस के मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हर मामले में इनका मामला कोर्ट में गया है, कोर्ट में गया है करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गंगेश जी अगला सवाल यहाँ पर आपसे है। जिस तरह से यहाँ पर रुपेश जी का कहना है कि याचिका गई है इसलिए कोर्ट में मामला गया, इस पर किसी को फैसला नहीं सुनाना चाहिए, फैसला नहीं सुना रहे, लेकिन ये तो साफ इसको कल्पना बता रहे हैं। ये पीएससी का जो मामला जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है उसके बाद से पीएससी के जो वो परिणाम आते रहे हैं वो इसी तरह के हैं। 2005 में भी इसी तरह बड़ा मामला आया था जिसपे जांच हुई, और कुल मिला के फाइनली कुछ जिन कैंडिडेट का रुखसाना था तो हो गया, और जिनकी पोस्टिंग हुई थी हालांकि उनको डिमोट भी किया गया, लेकिन मामला भी कोई स्थिति 2021 की जो सूची आ रही है उसमें टॉप 30 में IAS अधिकारियों के बच्चे आ रहे हैं। तो अगर अधिकारी अपने स्तर पर इस तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं और सरकार आपकी है तो आप कहीं ना कहीं उसको ऐसी कसावट क्यों नहीं उनके बीच, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? रुपेश जी जवाब दीजिएगा। रुपेश जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, जो मामले सामने आए हैं, देखिए कोई IAS का बच्चा या कोई नेता का बच्चा यदि अपनी योग्यता और दक्षता से कोई परीक्षा पास करता है तो उसमें किसी प्रकार से प्रश्न नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तथ्यात्मक जानकारी आएगी और यदि शिकायतें सही पाई जाएंगी तो भूपेश बघेल जी की सरकार में किसी भी वैसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जा रहा है। आज तक कोई बख्शा नहीं गया है। ये 15 वर्षीय भाजपा कुशासन कार्यकाल नहीं है जिसमें आरोपी खुलेआम घूमते थे। भ्रष्टाचार के प्रमाणित होने के बाद जिस प्रकार से शिक्षा और परीक्षा में इनके मंत्री की पत्नी के जो फर्जीवाड़ा हुआ था उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करने का प्रमाण भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व है, पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ जो भी दोषी होगा, कितना भी उच्च अधिकारी होगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ये भूपेश बघेल जी का कृत संकल्प है। भूपेश बघेल जी सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी सरकार में मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इस तरह से कार्रवाई होती है और जो दोषी होगा वो कहीं ना कहीं उसको बाद में सजा मिलेगी, लेकिन फिर जब यही कार्रवाई केंद्र की तरफ से होती है, यही कार्रवाई एजेंसियां करती हैं, तो फिर सवाल क्यों? प्रियंका जी, एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती। देखिए छत्तीसगढ़ में भाजपा का कार्यकाल था, 15 वर्ष में 36,000 करोड़ का नाम घोटाला हुआ।
अभी राशन घोटाले की बात करते हैं। राशन घोटाले में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वयं संज्ञान लेकर के जांच कार्रवाई की थी, प्रारंभ कर दी। उसमें दुकानों का निलंबन हुआ, दुकान निरस्त हुए, और बाकी जो सामग्रियां कम पा गई थी उसे वापस लिया जा रहा है। लेकिन मात्र उसके बाद भी ईडी के नाम से भेज करके आप राशन घोटाला किए हैं, अब ये घोटाला किए हैं, शराब घोटाला किए हैं, मतलब बेतुकी बातें। ये राम जी जवाब दीजिएगा, ये राम जी जवाब दीजिएगा। रुपेश जी तो कह रहे हैं कि वो खुद अपने स्तर पर जांच कराते हैं, उसके बाद भी फिर घोटालों का नाम भ्रष्टाचार की बात क्यों? अच्छा, तो रुपेश जी मतलब शराब घोटाला की जांच भी रुपेश जी लोग कराए, कोल घोटाला की जांच भी रुपेश जी लोग कराए, खदाना घोटाला की जांच भी रुपेश जी लोग कराए, ऐसा लगता है। जब कोल घोटाला में 540 करोड़ रुपए की संपत्ति राजसात किया गया है, शराब घोटाले में 22,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है, प्रदेश में 1 करोड़ 30 लाख जनता जो रहती है, उस जनता के बीच में क्या गिने चुने लोगों के ऊपर ईडी और आईडी क्यों छापा मारती? जो लोग भ्रष्टाचार के हैं, जो लोग गलत के हैं, जो लोग काले कारनामे के हैं, उनके ऊपर कोई संवैधानिक संस्था छापा मारने का अधिकार है। और जो गलत किया चाहे कोई भी हो, कार्रवाई करने का अधिकार इस देश के संविधान को, इस देश को, कानून को है। और इसमें किसी को भी आरोप लगाने ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने अनेकों पत्र लिखे हैं जांच कराने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार ईडी और आईटी में कोई कार्रवाई नहीं जांच कराए। गंगेश जी से अगला सवाल आप लोगों के पास में आती हूँ। गंगेश जी, जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात आ रही है, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को आप देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप चलते हैं। ये दौर मैदान में भी चलता है, चुनावी दौरों में भी चलता है और फिर डिबेट में भी चलता है। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा ये है कि जब अपने राज्य के द्वारा कार्रवाई होती है तो उसे तो न्यायोचित कार्रवाई कहा जाता है, लेकिन जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो पूरा जो विपक्ष है उस पर सवाल उठाता है। क्या ये बात सही लगती है आपको? नहीं, इस बात में ये आपको कहना बिल्कुल सही है कि अगर कोई जांच एजेंसी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रही है तो इसमें कोई दो बात नहीं है। भाई अगर ईडी ने कार्रवाई की, मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, केवल भाजपा गैर भाजपा शासित राज्यों में कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो सबूत निकाल के ले जा रहे हैं, जो तथ्य निकाल रहे हैं, उसमें तो सच्चाई है। उस सच्चाई को कोई झुटला नहीं सकता। वो सारी चीजें जो सबूत है वो कोर्ट में पेश कर रहे हैं और कोर्ट में चला गया मामला, कोर्ट उससे फैसला करेगी। लेकिन चीजें तो निकल के आ रही ना, सत्य निकल के आ रहे हैं, भले गैर भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं अपने। बस यहाँ पे पॉलिटिक्स इसलिए हो जा रही है कि जो भाजपा शासित, गैर भाजपा शासित राज्य है वहां की सरकारें तुरंत आरोप लगाती हैं और कि केवल गैर भाजपा शासित राज्यों पर कार्रवाई हो रही है। रुपेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप तमाम चीजों की कार्रवाई की यहाँ पर बात करते हैं, यदि आपको लगता है तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर आप क्यों नहीं निकाल के लाते? आपके पास भी तो मौका है, फाइलें खोलिए, निकालिए कोई अगर घोटाला निकलता है। कांग्रेस कभी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और किसी दबाव के प्रजातंत्र में अपने विपक्ष को दबाने का काम नहीं करी है। देखिए, इनके द्वारा जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई एक अनवरत लगातार चल रहा है। नहीं, मैं विपक्ष को दबाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विपक्ष को दबाने की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि तमाम राज्यों में आपकी सरकारें हैं, यदि आपको लगता है कि कहीं गलत हुआ है तो आप निकाल के लाइए। नहीं निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ये है ना कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं, जितने भी मामले हुए हैं प्रियंका जी, हमने नान घोटाला का जांच प्रारंभ किया है, एसआईटी गठन किया और उसके बाद इनके धर्मलाल कौशिक जी जाकर के पीआईएल लगाते हैं। तो ये माने जांच भी नहीं, और जो आम जनता से जुड़े हुए मामले हैं उनमें भी ये जांच, अनेकों छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच की कार्रवाई की है, न्यायालय के शरण में जाते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लगातार अनवरत ईडी की कार्रवाई लगभग 6 महीने 8 महीने से हो रही है। ठीक है, कभी भी इसका 2 नाम जोड़ दिए, इसका 2 नाम जोड़ दिए। अरे कोई तथ्यात्मक जानकारी दे और लगातार पूरा तलाश प्रस्तुत करके पूरा ठीक है, बात को मुझे यही खत्म करना होगा। रुपेश जी, डिबेट को यही खत्म करना होगा, समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, एतराम जी बहुत धन्यवाद, गंगेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम बातचीत कर रहे थे, आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो छत्तीसगढ़ में जारी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है तो
कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार और तमाम एजेंसियों का हवाला देकर इस बात का दावा कर रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा विपक्ष को साफ किया जा रहा है ताकि रास्ते में कोई रोड़ा न रह जाए। देखना यह होगा कि जनता आखिर किसकी रणनीति पर विश्वास करती है, किनकी बातों पर विश्वास करती है और इन बातों के आधार पर किसको जीत का सेहरा पहनाती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।